लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया सेटलमेंट्स के बारे में, इनिशियल सेटलमेंट क्या होती है, प्राइमरी सेटलमेंट क्या होती है और सेकेंडरी सेटलमेंट क्या होती है और फिर हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेशन रेशियोज। आपको पता है ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन सॉइल में कंप्रेशन होता है, ठीक है। अब ये कंप्रेशन कितना होता है ड्यूरिंग द इमीडिएट सेटलमेंट या इमीडिएट कंसोलिडेशन या ड्यूरिंग द प्राइमरी कंसोलिडेशन, या ये कंप्रेशन कितना होता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी कंसोलिडेशन, वो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, और उन रेशियोज को हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियोज, ठीक है। लेट्स कंसीडर R0 या R0 इज द इनिशियल डायल गेज रीडिंग जब आप कंसोलिडेशन टेस्ट स्टार्ट करते हो, ठीक है। मान लो RC इज द करेक्टेड डायल गेज रीडिंग, मींस RC वो डायल गेज रीडिंग है जब से प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है। R0 वो, ठीक है, R0 से लेके RC तक जो डायल गेज रीडिंग है इस दौरान सॉइल में इमीडिएट सेटलमेंट होती है या इमीडिएट कंसोलिडेशन होती है। तो मान लो RC इज द डायल गेज रीडिंग व्हेन द प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट्स, ठीक है। इसी तरह मान लो R100 इज द डायल गेज रीडिंग when the consolidation is primary consolidation is 100% complete, ठीक है। मान लो R100 है डायल गेज की रीडिंग जब सॉइल पे प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। एंड मान लो RF इज द फाइनल डायल गेज रीडिंग, ठीक है। तो RF कौन सी डायल गेज रीडिंग है? RF वो डायल गेज रीडिंग है जब सॉइल में सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी कंप्लीट होती है, ठीक है। R100 तक प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है और R100 से लेके RF तक सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है, और RF वो डायल गेज रीडिंग है जब सेकेंडरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है। अब पहला कंप्रेशन रेशियो है दैट इज नोन एज इनिशियल कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, व्हिच इज डिनोटेड बाय RI, ठीक है। मैंने कहा अब पहला कंप्रेशन रेशियो है दैट इज नोन एज इनिशियल कंप्रेशन रेशियो, that is denoted by small ri, ठीक है। initial compression ratio जो है it is the ratio between initial compression and total compression, it is the ratio between initial compression to the total compression in the soil, ठीक है। अब initial compression कितना होता है? initial compression होता है R0 minus RC डिवाइडेड बाय टोटल कंप्रेशन। अगर हम देखेंगे वो आएगा R0 माइनस RF, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल कंप्रेशन। तो ये था इनिशियल कंप्रेशन रेशियो। इसी तरह नेक्स्ट रेशियो है दैट इज नोन एज प्राइमरी कंप्रेशन रेशियो, दैट इज डिनोटेड बाय RP, प्राइमरी कंप्रेशन रेशियो। प्राइमरी कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्राइमरी कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल कंप्रेशन, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ प्राइमरी कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल कंप्रेशन। अब प्राइमरी कंप्रेशन कितना होता है? प्राइमरी कंप्रेशन होता है फ्रॉम RC टू R100, RC माइनस R100, एंड टोटल कंप्रेशन तो वही होगा R0 माइनस RF, ठीक है। इसी तरह फिर सेकेंडरी कंप्रेशन रेशियो है व्हिच इज डिनोटेड बाय RS, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंडरी कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल कंप्रेशन। अब सेकेंडरी कंप्रेशन किसके बराबर है? सेकेंडरी कंप्रेशन है बराबर R100 माइनस RF डिवाइडेड बाय टोटल कंप्रेशन R0 माइनस RF, ठीक है। ये कंप्रेशंस कभी कभी इन पे कभी कभी न्यूमेरिकल आती है, तो जब आपको ये कंप्रेशंस पता होंगी तब आप वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अगर आप इन तीन रेशियोज को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। द समेशन ऑफ दीज रेशियोज इज 1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकल सैंड ड्रेन्स। आपको पता है सॉइल में प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो डिपेंड करती है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पे। अगर सॉइल की परमेबिलिटी अच्छी है तो पोर वाटर आसानी से ड्रेन होगा और सॉइल जल्दी कंसोलिडेट करेगी। अगर सॉइल में परमेबिलिटी कम है तो पोर वाटर आसानी से ड्रेन नहीं होगा, तो कंसोलिडेशन में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जो कोर्स ग्रेन सॉइल है सच एज ग्रेवल एंड सैंड, उनमें परमेबिलिटी अच्छी है तो उनमें कंसोलिडेशन जल्दी होती है, while as fine grained soil such as silt या clay
उनमें परमेबिलिटी कम है, तो उनमें कंसोलिडेशन में बहुत टाइम लगता है। अब अगर आपके पास एक क्ले लेयर है, ठीक है, आपके पास एक क्ले लेयर है, क्ले डिपॉजिट है, क्ले डिपॉजिट, ठीक है, और उस पर लोड एक्ट कर रहा है। अब ऑब्वियसली वहां पे पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा और पोर वाटर जो है निकलने की कोशिश करेगा। अगर हम देखेंगे पोर वाटर को ट्रैवल करना है यहां से लेके टॉप तक, इतना ट्रैवल करना है पोर वाटर को टू ड्रेन आउट, और चूंकि परमेबिलिटी इस सॉइल की बहुत कम है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा कंसोलिडेशन में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बोर होल्स करेंगे, कुछ बोर होल्स करेंगे बॉटम तक इस पूरे क्ले डिपॉजिट में, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हम कुछ बोर होल्स करेंगे इस क्ले डिपॉजिट में, पूरे क्ले डिपॉजिट में, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, और इन बोर होल्स में सैंड डालेंगे। तो अब क्या होगा, क्योंकि सैंड की परमेबिलिटी जो है बहुत अच्छी है, अब वाटर, पोर वाटर जिसको यहां से लेके टॉप तक ट्रैवल करना था, अब वो इतना ट्रैवल नहीं करता है, इसको क्योंकि नजदीक यही होता है तो ये यहाँ ऐसे ट्रैवल करता है, ऐसे ट्रैवल करता है, या यहां से ऐसे ट्रैवल करेगा, यहां से भी ऐसे ट्रैवल करता है, और चूंकि फिर सैंड की परमेबिलिटी अच्छी है तो वो टॉप से ट्रैवल करता है, जल्दी ट्रैवल करता है। विद द रिजल्ट क्या होता है, जब पानी ड्रेन आउट होता है तो इस सॉइल में, इस क्ले डिपॉजिट में कंसोलिडेशन जल्दी होती है, मींस रेट ऑफ कंसोलिडेशन और रेट ऑफ सेटलमेंट जो है इंक्रीज होती है, बट द टोटल सेटलमेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने कहा जब हमने यहाँ पे बोर होल्स किए, फिर सैंड इसमें डाला, तो क्या हो गया, पानी का जो ड्रेनेज पाथ है वो कम हो गया। पहले पानी यहाँ से लेके टॉप तक ट्रैवल करता था, और चूंकि सॉइल की परमेबिलिटी भी बहुत कम थी तो बहुत टाइम लगता था पानी को ट्रैवल करने में। अब जब हमने इसमें इंस्टॉल किए बोर होल्स विद सैंड, तो पानी जो है डायरेक्टली इन्हीं पे ट्रैवल करता है और फिर टॉप पे जल्दी ट्रैवल करता है थ्रू द सॉइल, थ्रू द सैंड, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, इस क्ले डिपॉजिट में परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो कंसोलिडेशन जल्दी होती है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज होती है। तो इन्हीं बोर होल्स कंटेनिंग सैंड, इन्हीं को हम कहते हैं सैंड ड्रेन्स, ठीक है। इन्हीं बोर होल्स कंटेनिंग सैंड, इनको हम कहते हैं सैंड ड्रेन्स। अब इन सैंड ड्रेन से क्या हो गया, सिंपली सैंड ड्रेन से लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ जो है कम हो गया, जिसकी वजह से रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होगी, या रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगी, इंक्रीज हो गई। फिर हम टॉप पे भी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सैंड लेयर डालते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करता है इन सारे वर्टिकल सैंड ड्रेन्स को, जिस वजह से सॉइल में फिर जो है परमेबिलिटी जो है इंक्रीज होती है, तो जिस वजह से कंसोलिडेशन जो है सॉइल में जल्दी होती है। अब ये जो सैंड ड्रेन्स है ये हम क्ले डिपॉजिट में इंस्टॉल करते हैं, या तो स्क्वायर फैशन में या फिर ट्रायंगुलर फैशन में, ठीक है। अब आपको एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे जो ही हम एक सैंड ड्रेन इंस्टॉल करते हैं तो उस सैंड ड्रेन के साइड में जो क्ले है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उसका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है CV वो डिक्रीज होता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्मीयर इफेक्ट, ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्मीयर इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम सेटलमेंट कर्व। तो कंसोलिडेशन थ्योरी में आपने देखा, जब हमने कंसोलिडेशन टेस्ट किया तो हम लोड इंक्रीमेंट डायरेक्टली डालते थे, इंस्टेंटेनियसली डालते थे लोड इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के बाद एक और लोड इंक्रीमेंट डायरेक्टली इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। इसी तरह फिर हमने बहुत सारे लोड इंक्रीमेंट्स इंस्टेंटेनियसली डाले। लेकिन अगर हम फील्ड की बात करें, फील्ड में लोड ऐसे इंस्टेंटेनियसली एक्ट नहीं करता है, फील्ड में लोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्ट करता है, ठीक है। अगर हम कर्व बनाएंगे यहां पे लोडिंग वर्सेस टाइम ग्राफ,
तो ये लोडिंग है, ठीक है। तो मैंने कहा फील्ड में लोड जो है इंस्टेंटेनियसली डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है, इंस्टेंटेनियसली डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये लोडिंग वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो अगर हमें फुटिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, फुटिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले एक्सकवेशन करना है। तो जब हम एक्सकवेट करते हैं तो सॉइल को उठाते हैं, तो उस सॉइल का लोड कम होता है जो नीचे बीनीथ सॉइल है, ठीक है। मैंने कहा अगर हमें कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो उससे पहले उस स्ट्रक्चर की हमें फाउंडेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है। तो फाउंडेशंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले सॉइल को एक्सकवेट करना है, तो सॉइल को उठाना है वहां से। तो जो सॉइल हमने वहां से उठाई तो उसका वेट अब एक्ट नहीं करेगा, तो वहां पे जो बीनीथ सॉइल है, वहां पे जो बीनीथ सॉइल है उस पे क्या होगा, लोड कम होगा। तो अगर हम देखेंगे विद टाइम उस पे लोड कम होगा, ऐसे डिक्रीज होगा लोडिंग उस पे। तो फिर जब हम एक्सकेवेट के बाद हम क्या करते हैं, या रबल मेसरी डाल लो या आरसीसी डाल लो, ठीक है। फिर जब हम वहां पे फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लोड जो है आहिस्ता 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 फिर से एक्ट करता है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली किसी टाइम पे वापस पहुंचता है जीरो, जो इनिशियल लोड था। मान लो एट टाइम t0, ठीक है, एट टाइम t0 जब आपने फुटिंग कंस्ट्रक्ट की तो लोडिंग वापस आती है किस पॉइंट पे, जो इनिशियल लोडिंग थी। फिर जब आप और कंस्ट्रक्ट करते हो, सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हो वगैरह वगैरह, तो लोडिंग बढ़ती है बढ़ ही जा रही है। फिर अल्टीमेटली जब कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होता है, ठीक है, फिर लोडिंग जो है कांस्टेंट रहती है। मान लो एट टाइम टीपी हमारी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होती है, तो मींस एट टाइम टीपी हम कोई और लोड जो है इस सॉइल पे अब नहीं डालते हैं, तो टीपी पे जो लोडिंग है फिर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमने यहां से स्टार्ट किया कंस्ट्रक्ट करना, तो क्या होगा जब हमने सॉइल में एक्सकेवेट किया तो लोडिंग कम हो गई बीनीथ सॉइल की। फिर जब हमने क्या किया, फाउंडेशंस कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किए, फिर लोडिंग इंक्रीज होती जाती है और किसी पॉइंट पे फिर से जीरो लोडिंग पे पहुंचता है, सॉइल जीरो लोडिंग पे पहुंचती है जो इस पे इनिशियल लोडिंग थी, ठीक है। मान लो वो टाइम जो है t0 है, ऊपर ही लिखूंगा, ठीक है। तो t0 के बाद लोडिंग इंक्रीज होती है, हम कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं और लोडिंग इंक्रीज होती है, और फिर जब कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होता है तो मान लो वो एट टाइम टीपी हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होता है, तो उसके बाद जो लोडिंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद हम लोड जो है इस पे इंक्रीज नहीं करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सॉइल में एक्सपेंशन होता है पहले बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो उसके बाद सॉइल में रिकम्प्रेशन होता है बिकॉज ऑफ द लोडिंग ऑफ द फाउंडेशंस, जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फाउंडेशन वहां पे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सॉइल में पहले एक्सपेंशन होता है फिर रिकम्प्रेशन होता है। तो ओवरऑल कंप्रेशन जो सॉइल में होता है फ्रॉम द टाइम पीरियड 0 to t0 वो हम मानते हैं नेग्लिजिबल है, ठीक है। मैंने कहा जो कंप्रेशन होता है सॉइल का फ्रॉम टाइम 0 to t0, इस पीरियड के दौरान हम मानते हैं सॉइल में जो कंप्रेशन है वो नेग्लिजिबल है। हालांकि सॉइल में एक्सपेंशन भी होता है फिर रिकम्प्रेशन भी होता है, लेकिन ओवरऑल कंप्रेशन जो इस सॉइल में होता है फ्रॉम द टाइम पीरियड 0 to t0 वो हम मानते हैं नेग्लिजिबल है। और हम एक्चुअल लोडिंग एज्यूम करते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम पीरियड t0, ठीक है। हम मानते हैं एक्चुअल लोडिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है फ्रॉम टाइम t0 to tp, ठीक है। एक्चुअल लोडिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम t0 to tp, और tp पे जो है हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होता है और tp पे फुल लोड एक्ट करता है। व्हाट इज फुल लोड? फुल लोड हमने यहाँ पे p रखा है, ठीक है। तो tp पे या tp के बाद जो है सॉइल पे फुल लोड एक्ट करता है p। अब फील्ड सेटलमेंट कर्व हम प्लॉट करते हैं यूजिंग ए assumption। अब वो assumption क्या है? वो ये है कि जितनी सेटलमेंट हो गई है एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड टीपी है,
तो जितनी सेटलमेंट, assumption ये है कि जितनी सेटलमेंट हो गई है एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड टीपी, उतनी ही सेटलमेंट होगी जब हम ये सारा लोड सॉइल पे इंस्टेंटेनियसली डाल रहे हैं। बट द टाइम टेकल इतना नहीं होगा, टाइम टेकल होगा इसका हाफ, TP/2। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। हम assumption यूज करते हैं कि सॉइल में उतनी ही सेटलमेंट होगी जितनी सेटलमेंट हो रही है एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड TP। ठीक है, सॉइल में अगर हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड TP पे कितनी सेटलमेंट हो रही है, ठीक है, वो हम नोट करेंगे। तो अगर हम इस सॉइल में वो सारा लोड अब इंस्टेंटेनियसली डाल रहे हैं तो सॉइल में उतनी ही सेटलमेंट होगी जितनी उसकी फील्ड में हो रही है। बट टाइम टेकन, अब टाइम उतना नहीं लगेगा जितना फील्ड में लगता था, बट अब टाइम लगेगा उस फील्ड के टाइम के हाफ ही। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फील्ड में अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, लोडिंग डाल रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो एट TP, जब टाइम TP आया, जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, मान लो TP पे जो है mm सेटलमेंट हो गई है, और मान लो TP पे जो लोड है 600 किलो न्यूटन समथिंग है। ठीक है, TP पे जो फाइनल लोड है एट टाइम पीरियड TP, जो फाइनल लोड, जो फुल लोड आ रहा है, मान लो वो 600 किलो न्यूटन है। ठीक है, और वहां पे जो सेटलमेंट हो गई है वो mm है। अब अगर हम सॉइल में ये 600 किलो न्यूटन इंस्टेंटेनियसली डाले, एक साथ डाले, तो जो सेटलमेंट होगी वो mm ही होगी। ठीक है, बट इससे पहले इसको टाइम mm को लगा था TP टाइम, लेकिन अब टाइम TP नहीं लगेगा, अब टाइम TP/2 लगेगा। ये असम्पशन हमें यूज करनी है। जितना टाइम, जितनी सेटलमेंट फील्ड में होती है एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड, उतनी ही सेटलमेंट सॉइल में होगी अगर हम सॉइल में सारा लोड इंस्टेंटेनियसली डालें। ठीक है, बट इस टाइम पे सॉइल में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। इस टाइम पे सॉइल में हाफ द टाइम लगेगा जो इससे पहले फील्ड में उसको लगता था फॉर दिस सेटलमेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया। स्टिल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है। अगर हम देखेंगे सेटलमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वो हम यहीं पे प्लॉट करेंगे। यहां से तो टाइम है ही, यहां से हम सेटलमेंट प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सेटलमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फ्रॉम द यूजिंग टर्ज़ाकीज़ कंसोलिडेशन थ्योरी, तो हमें सेटलमेंट कर्व कुछ ऐसी मिलती है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे एक्चुअल फील्ड सेटलमेंट कर्व, वो कुछ ऐसे मिलती है। ठीक है, दिस इज द कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजिंग टर्ज़ाकीज़ थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन, और ये है फील्ड सेटलमेंट कर्व। फील्ड सेटलमेंट कर्व ये जो है ये हम निकालते हैं यूजिंग दिस टर्ज़ाकीज़ कंसोलिडेशन सेटलमेंट कर्व। अब हम कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब इस कर्व को हम कहते हैं फील्ड सेटलमेंट कर्व, और ये जो कर्व है जो हमें मिलती है फ्रॉम द कंसोलिडेशन थ्योरी, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट कर्व। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन थ्योरी में हम सारा लोड इंस्टेंटेनियसली डालते हैं। अब हम ये फील्ड सेटलमेंट कर्व इस कर्व से कैसे प्लॉट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम ये जो डॉटेड लाइन है एट टाइम TP हम एक्सटेंड करेंगे। तो अगर हम देखेंगे इस फील्ड सेटलमेंट कर्व पे एट टाइम TP कितनी सेटलमेंट है, वो इतनी आएगी FC, और मान लो ये पॉइंट C है। ठीक है, मैंने कहा अगर हम देखेंगे इस फील्ड सेटलमेंट कर्व में एट टाइम TP कितनी सेटलमेंट है, दैट इज FC। तो ये पॉइंट C हमें कैसे मिला, गौर से देख लेना। अब जितनी सेटलमेंट इस फील्ड कर्व में एट टाइम TP हुई है, उतनी ही सेटलमेंट इस इंस्टेंटेनियस कर्व में होगी एट टाइम TP/2। कैसे? यूजिंग दैट असम्पशन जो मैंने आपको अभी बताया।
अब यहाँ पे फील्ड कर्व में सेटलमेंट FC हुई है एट टाइम TP, तो इतनी ही सेटलमेंट FC होगी इंस्टेंटेनियस कर्व में बट एट टाइम TP/2। तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे यहाँ पे टाइम में TP/2 कहाँ पे है। मान लो यहाँ पे है TP/2 टाइम, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन ने मीट हुई इस कर्व को एट पॉइंट A, तो पॉइंट A से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो मीट करेगी इस लाइन को एट पॉइंट C। तो ये मिल गया हमें पॉइंट C। ठीक है, इसी तरह हम बाकी पॉइंट्स भी प्लॉट करते हैं किससे, फ्रॉम दिस इंस्टेंटेनियस कर्व, और फिर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं बाय फ्री हैंड, तो वहां हमें मिलती है फील्ड सेटलमेंट कर्व। इसी तरह हम हर कोई पॉइंट निकालते हैं इस फील्ड सेटलमेंट कर्व का, बट एक करेक्शन अप्लाई करते हैं। अभी हमने देखा एट टाइम TP हमने जो निकाला उस टाइम पे फुल लोड एक्ट करता था। अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पे निकालें, किसी दूसरे टाइम पे निकालें जहां पे फुल लोड एक्ट नहीं करता है, तो वहां पे हमें करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे एट टाइम T फील्ड कर्व पे कितनी हम देखेंगे एट टाइम T फील्ड कर्व पे कितनी सेटलमेंट है, वो इतनी आएगी। मान लो वो आएगी GH। अब हम देखेंगे एट टाइम T/2 इंस्टेंटेनियस कर्व पे कितनी आएगी सेटलमेंट, वो इतनी आएगी। हम देखेंगे टाइम T/2 कहाँ है, मान लो यहाँ पे है T/2, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पे आएगा। मान लो हम इस लाइन को रखेंगे IJ, तो मुझे बताओ क्या ये सेटलमेंट जो T पे है GH, क्या ये बराबर है IJ के? नहीं बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम फुल लोड एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो P जो है, जो यहाँ पे इस टाइम लोड, जो एट टाइम T पे लोड एक्ट करता है, वो होगा बराबर P इंटू T डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है TP। तो इतना लोड एक्ट करता होगा एट टाइम T। T टोटल लोड है, T टाइम है, TP टोटल टाइम है। तो अब हम कैसे निकालते हैं ये वाला पॉइंट H का, हम कैसे निकालते हैं, गौर से देख लेना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट J से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मीट करती है इस TP लाइन को, मान लो K पे। ठीक है, अब इस K से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑरिजिन को मीट करती है ऐसे। ऑरिजिन को मीट करते करते ये इस लाइन T को मीट करती है एट पॉइंट H, तो ये मिल गया हमारा पॉइंट H। ठीक है, ये पोर्शन में फिर से रिपीट करूंगा। तो मैंने कहा जब दूसरे पॉइंट हम निकालते हैं उन पे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम निकालेंगे एट टाइम T फील्ड सेटलमेंट कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम फील्ड कर्व पे देखेंगे तो फील्ड कर्व में हमें GH दिख रही है फील्ड सेटलमेंट। तो अब हम देखेंगे एट टाइम T/2 इंस्टेंटेनियस कर्व पे कितनी है सेटलमेंट। तो एट टाइम T/2 इंस्टेंटेनियस कर्व पे है सेटलमेंट IJ। सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये मैसी हो गया। तो इंस्टेंटेनियस कर्व पे अगर हम देखेंगे एट टाइम T/2 सेटलमेंट इज IJ। तो क्या ये IJ GH के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं बराबर है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे पूरा लोड एक्ट नहीं कर रहा है। इस टाइम पे कितना लोड एक्ट कर रहा है, वो आएगा बराबर P तो है टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम TP। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस J पॉइंट से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, जो मीट करती है इस TP लाइन को। ठीक है, वो मीट करती है एट पॉइंट K। अब K से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो मीट करती है ऑरिजिन O को। अब जब ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये लाइन मीट करती है इस लाइन फ्रॉम T, इस जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम टाइम T, उस लाइन को ये मीट करती है एट पॉइंट H। तो ये मिल गया हमारा पॉइंट H फॉर द फील्ड सेटलमेंट कर्व। इसी तरह जिस भी टाइम पे आपको निकालना है पॉइंट, हम हर किसी पॉइंट पे निकालते हैं, हर किसी टाइम पे निकालती है सेटलमेंट एट फील्ड।
बट विथ प्रॉपर करेक्शन मैंने आपको दिखाया हम ग्राफिकली कैसे करते हैं, और फिर ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलती है फील्ड सेटलमेंट कर्व। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो पहली डिफरेंस जो है, कंपैक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, रैमर उठाया और डाला, या रोलर आया तो रोल करता है सॉइल को, तो कंपैक्शन जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। बट कंसोलिडेशन जो है इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हो गई पहली डिफरेंस। अब दूसरी डिफरेंस, कंपैक्शन में सॉइल जो है यूजुअली अनसैचुरेटेड रहती है। कभी कभी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद भी सॉइल जो है अनसैचुरेटेड रहती है। ठीक है, तो यूजुअली जो कंपैक्शन में जो सॉइल है वो रहती है अनसैचुरेटेड, बट कंसोलिडेशन में जो है सॉइल जो है वो हमेशा सैचुरेटेड रहती है। हो गए दो। अब तीसरा, कंपैक्शन में कंपैक्शन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम होता है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स। ठीक है, कंपैक्शन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम होता है वो क्यों, किस वजह से होता है, वो वॉइड से एयर बाहर चला जाता है। बट कंसोलिडेशन में सॉइल का जो वॉल्यूम कम होता है दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। ठीक है, वाटर एक्सपेल होता है फ्रॉम द वॉइड्स, उस वजह से वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, इस वजह से कंसोलिडेशन होती है। तो कंपैक्शन में वॉल्यूम कम होता है बिकॉज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स, और कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम होता है बिकॉज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। जो ही हम कंसोलिडेशन की बात करेंगे हम प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात करते हैं, ना ही हम इनिशियल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, या हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन की भी बात नहीं करते हैं। जो ही हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो हम प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात करते हैं। तो हो गए 3 पॉइंट्स, और एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि कंपैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं सच एज प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, या रैमर से करेंगे कंपैक्शन, रोलर्स से, फिर रोलर्स में भी टाइप्स है, शीप फुट रोलर्स, न्यूमेटिक टायर रोलर्स वगैरह वगैरह। जबकि कंसोलिडेशन जो है इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें लोड आपको डालना है सॉइल पे, या सॉइल पे ऑटोमेटिकली लोड आता है तो कंसोलिडेशन सॉइल में स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो कंपैक्शन में काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि कंसोलिडेशन में सिंपली एक लोड जब सॉइल पे डालते हैं तो सॉइल जो है कंसोलिडेट होना स्टार्ट करती है। अब कितनी कंसोलिडेट होगी वो डिपेंड करता है उस सॉइल की परमेबिलिटी पे, कितनी जल्दी होगी या कितना टाइम लेगा, वो तो परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब रहे इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह शायद या तो मैं जूम क्लासेस में दिखाऊंगा या फिर मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाऊंगा।